हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीट लेवल 1 2017 वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी सेक्शन के 21 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हिंदी में सब कुल मिला के 30 प्रश्न होते हैं, लेकिन किसी भी वेबसाइट पे पूरा फुल पेपर नहीं मिल पा रहा है, केवल 21 ही प्रश्न मिल पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 21 ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो लैंग्वेज 1 सेक्शन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी का पहला प्रश्न है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 39। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, अरविंद घोष, या फिर विवेकानंद, या फिर विनोबा भावे। तो इसका जो है समर्थन महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि जो लिखना है वो भी एक तरीके से चित्र बनाना ही है। ठीक है, तो इसलिए बालकों को लिखना सिखाने से पूर्व चित्रकला सिखाना चाहिए, ड्राइंग सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी एक प्रकार के चित्र ही हैं। ऐसा कहने वाले कौन है? महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्बर्ट उपागम के पद हैं। तो क्या यह पद ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो हर्बर्ट उपागम में कुल आपके 5 पद होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है कि शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। तो शिक्षण में इकाई का जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया था? तो क्या इसको ब्लूम ने दिया था, या फिर जॉन डेवी ने दिया था, या फिर मॉरिसन ने दिया था, या हर्बर्ट ने दिया था? तो शिक्षण में इकाई का जो कॉन्सेप्ट है ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है, जिसके लिए शॉर्ट ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से पूछा जा रहा है जो आपका भाषाई कौशल है उसमें से लिखित अभिव्यक्ति कौन सा है। तो आपको पता है कि अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने शब्दों को व्यक्त करना, और लिखित का मतलब होता है लिख कर। तो जहाँ पे आप अपने शब्दों को लिख कर अभिव्यक्त करते हैं उसी को हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। तो जो क्या ये सुनना है, पढ़ना है, उच्चारित करना है या फिर लिखना है? तो जी हाँ, लिखित अभिव्यक्ति का मतलब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ढ का उच्चारण स्थान है, मतलब जो ढ वर्ड होता है इसका उच्चारण स्थान है। तो क्या यह कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है? तो आपको पता है कि यह इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो क वाली लाइन पूरी होती है इसे जो है हम कंठ से उच्चारण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो च वाली लाइन होती है इसको हम तालु से उच्चारण करते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। और उसके बाद आपका जो है ट वाली जो लाइन है इसको हम मूर्धा से इसका उच्चारण करते हैं, मूर्धा। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है। उसके बाद आती है आपकी तय वाली लाइन। ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी पय वाली लाइन। तो तय वाली लाइन को हम जो है दंत से उच्चारण करते हैं, और जो है पय वाली लाइन को ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए कैसे जो है के याद कर लीजिए, टी से जो है आप पी याद कर लीजिए, और जो है मूर्धा से आप यम याद कर लीजिए,
दंत से आप जो है डी याद कर लीजिए और ओ से आप ओ याद कर लीजिए। तो देखिए केटीएम, केटीएम एक बाइक आपको जो है बहुत प्रसिद्ध जो है बाइक है, आपको तो पता ही है केटीएम बाइक। तो ऐसे याद करिए केटीएम डी ओ, मतलब के से कंठ, मतलब कै वाला का कंठ, चय वाले का तालु, ठय वाले का मूर्धा, तय वाले का दंत और पै वाले का ओष्ठ। तो केटीएम डी ओ मतलब कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे आपका जो ढय शब्द है वो टय वाले लाइन में आता है, टय ठय डय ढय ढय ना। तो ये जो ढय शब्द है ये आपका मूर्धा वाली लाइन में आता है, इसीलिए ये आपका इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को जो है केटीएम डीओ से याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक होती है, जो आपकी बुक होती है, किताब होती है, उसका जो अध्ययनात्मक पक्ष है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, या फिर उसका जिल्द मतलब कवर, या फिर प्राक्तन। तो आपको बता दें कि जो कोई भी बुक होती है, जो उसका जो अध्ययनात्मक पक्ष है, जो पूरा सार है, जो इंट्रोडक्शन है, वो जो प्राक्तन होता है। जो आप देखे होंगे कि कोई भी बुक रहती है उसमें जो है एक पेज रहता है, जो उस पूरा बुक में क्या है उसका पूरा सार, उसका कंक्लूजन, उसका जो है टोटल चीज़ें जो है प्राक्तन में उसका जो है ब्यूरर रहता है। ठीक है, तो उसका जो अध्ययनात्मक पक्ष है वो प्राक्तन के द्वारा पता चलता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैचारिक सामग्री है, इनमें से कौन सी वैचारिक सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए है संरचना, ऑप्शन नंबर बी है मूल विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर सी है शब्दावली और ऑप्शन नंबर डी है व्याकरणिक। तो कोई भी आपकी जो विषय वस्तु होती है, जहाँ पे आप कोई भी मतलब बुक होती है, किताब होती है, ठीक है, कोई भी कहानी होती है, उसमें जो मूल विषय वस्तु होता है वही उसकी जो है वैचारिक सामग्री होती है। ठीक है, उसका जो मेन थीम होता है, मूल जो है विषय वस्तु होता है, वही उसका जो है सार होता है, वही उसका आधार होता है, वही उसका सब कुछ होता है। तो जो वैचारिक सामग्री है वो क्या होती है, मूल विषय वस्तु होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्रव्य दृश्य साधन है, मतलब श्रव्य मीन्स जो सुनाई दे और दृश्य मीन्स जो दिखाई दे। मतलब आपका सुनाई प्लस दिखाई देने वाला ऐसा कौन सा साधन है जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चलचित्र, ऑप्शन नंबर बी है चित्र, ऑप्शन नंबर सी है चित्र विस्तारक और ऑप्शन नंबर डी है रेखा चित्र। तो आपको बता दें कि जो वीडियो की हिंदी होती है, जो पहले वीडियो VCR चलता था, उसको जो है चलचित्र कहते हैं। मतलब ऐसा चित्र जो चलता हो, ठीक है, जो ऐसा चित्र जो चलता हो। और वीडियो में आपने देखा होगा, जो वीडियो होती है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपके जो है आवाज़ भी सुनाई देती है, मतलब श्रव्य साधन हो गया, और दिखाई भी देता है तो दृश्य साधन हो गया। तो जो श्रव्य दृश्य साधन का स्रोत है वो क्या है, चलचित्र है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है। ठीक है, जो नाटक है वो आपकी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ठीक है, इनमें से जो है नाटक का आनंद आप किससे लेते हैं। ठीक है, किस ज्ञानेंद्रिय से आपके संबंधित है। तो क्या आप नाटक का आनंद मुंह से लेते हैं? बिल्कुल नहीं, नाटक कोई खाने वाली थोड़ी ना चीज़ है। कान से? तो हाँ जी बिल्कुल, कान से तो लेते ही हैं। और भी ऑप्शंस को देखते हैं। कान व आँख से, हाँ ये इससे भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो है कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं। और आँख से तो देखिए, कान से भी आँख से भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ आँख कान दोनों का प्रयोग होता है।
क्योंकि जब भी नाटक चलता है तो आप उसको कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, ठीक है। और चूँकि ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ एक एक है तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी ही सही है कि नाटक का संबंध कान और आँख दोनों ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है, मतलब जो आपके वर्ष के अंत में जो सत्र समाप्त हो जाता है उस टाइम पे जो मूल्यांकन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को क्या क्या है। नियोजनात्मक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, निर्माणात्मक मूल्यांकन ये भी नहीं, निदानात्मक मूल्यांकन ये भी नहीं, संकलनात्मक मूल्यांकन। तो हाँ जी, सत्र के अंत में जो मूल्यांकन होता है उसको समेटिव असेसमेंट या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन आपका जब पूरा साल जो पढ़ाया गया रहता है, पूरे साल भर जो क्लास में पढ़ाया जा रहता है, जो वर्ष के अंत में या जो है जो जैसे हाफ ईयरली या फिर ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं वो जो है आपके समेटिव असेसमेंट यानी संकलनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, ठीक है। बाकी जो आपके बीच बीच में जो मूल्यांकन होते रहते, जो कक्षा के दौरान जो पढ़ाते समय जो मूल्यांकन होता है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और समेटिव को योगात्मक या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो जो है समेटिव असेसमेंट आपका साल के अंत में जैसे ईयरली एग्ज़ाम, और फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन आपका कक्षा यानी पढ़ाते समय इस प्रकार का मूल्यांकन होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है तो क्या शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, या फिर पाठ्य वस्तु के प्रकरण, या फिर प्रश्नों के प्रकार। तो जो ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है वो शिक्षक निर्मित सामग्री, बाकी चीज़ें शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण और प्रश्नों का प्रकार ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, उपचारात्मक शिक्षण है तो क्या, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सीखने संबंधी कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी है अध्यापन संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। सी है ऑप्शन नंबर बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो उपचारात्मक शिक्षण उसे कहते हैं जिसमें आप अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करते हैं, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण यह होता है कि जहाँ पे आपका बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ते समय जो अध्यापन में उसको जो है कठिनाई आ रही है उसका पहले पता लगाएं और उसके बाद उसको दूर किया जाए, उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपके सामने देखिए एक अनसीन पैसेज, एक गद्यांश दिया गया है जिसके आधार पर प्रश्न संख्या 51 से 55 तक के प्रश्नों को जो है प्रश्नों के आंसर देने हैं, उत्तर देने हैं। लेकिन हम लोग पहले जो है प्रश्न को पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे आवश्यकता महसूस हुई तो आके पैराग्राफ में झांक लिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो चारों ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले, जो आपके शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद जो शब्द जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ शब्द के पहले जो जुड़ेगा उसी को उपसर्ग कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन से शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर ए है निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है निर्विरोध, ऑप्शन नंबर सी है निरीक्षक और ऑप्शन नंबर डी है निरंकुश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं कैसे हुआ है। तो पहला शब्द है नीह, पहला जो उपसर्ग है वह नीह है और दूसरा शब्द जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो बी है और उसके बाद जो मूल शब्द है वो रोध है। तो निर्विरोध में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, पहला उपसर्ग है नीह, दूसरा उपसर्ग है बी और जो मूल शब्द है वो रोध है और इन्हीं तीनों को मिला के शब्द का निर्माण हुआ निर्विरोध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। ठीक है, मतलब पहले जातिवाचक है और उसके बाद फिर भाववाचक में जो है बदल दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या दानव से दानवता, सर्व से सर्वस्व, चतुर से चतुराई या गाना से गान। ठीक है, तो जाति से जो भाववाचक संज्ञा होता है उसमें जो है ता का प्रयोग किया जाता है, ता प्रत्यय का। तो दानव शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करके दानव जो है एक जातिवाचक संज्ञा थी। ठीक है, दानव एक जातिवाचक संज्ञा थी, इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग करके दानवता कर दी गया और दानवता जो है एक भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, दानवता एक प्रकार का एक जो है क्वालिटी है, गुण हो गया, एक भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया गया है, यही इसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जो मौलिक होता है, जो ओरिजिनल होता है, उसका मतलब अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये वाक्यांश दिए गए हैं और किस वाक्यांश का मतलब मौलिक होता है आपको यह पता लगाना है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मूल से मिलाकर बनाया हुआ। तो क्या जो मूल से मिलाकर बनाया होता है उसे मौलिक कहते हैं, या फिर जो मूल जो किसी की नकल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मूल में विश्वास करना, ऑप्शन नंबर डी है मूल की स्थापना। तो मौलिक जो है उसे कहते हैं जो मूल की एकदम नकल हो। ठीक है, जो मूल की हुबहू कॉपी हो उसी को मौलिक कहा जाता है, उसी को ओरिजिनल कहा जाता है। ठीक है, तो जो मौलिक शब्द है उसके लिए जो वाक्यांश है मूल की जो नकल होती है उसी को हम मौलिक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है इनमें से आकाश का सही पर्याय है। तो क्या यह पर्याय सर है। मतलब पर्याय का मतलब यहाँ पर्यायवाची है कि आकाश की पर्यायवाची कौन है। तो क्या सर है, वाशव है, व्योम है, उत्पल है। तो आपको याद होगा कि जब आप आकाश की पर्यायवाची याद किए होंगे तो गगन, अंबर, नभ, व्योम ये सब जो है पर्यायवाची आकाश की होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है कि आकाश की पर्यायवाची व्योम होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है आसपास, आसपास शब्द में कौन सा समास है। आसपास शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी है द्विग, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष। तो जो आसपास शब्द है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि द्वंद्व समास हम उसे कहते हैं जिसमें आपका जो है प्रथम पद और दोनों पद आपका प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बीच में आपका हाइफन चिन्ह का, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आसपास में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 55 के लिए सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। फिर से एक जो है आपके लिए
अनसीन पैसेज दिया गया है, एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसके आधार पर आपको उसको पढ़ के प्रश्न संख्या 56 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं, क्योंकि रीट में अक्सर देखा जाता है कि जो आपका अनसीन पैसेज दिया रहता है उससे मिलता जुलता प्रश्न नहीं रहता है, बल्कि इसमें जो प्रश्न रहते हैं वो ग्रामेटिकल बेस्ड रहते हैं। हाँ, रहते इसी पैराग्राफ से हैं, लेकिन ग्रामेटिकल बेस्ड रहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग पैराग्राफ को पढ़ें। चलते हैं डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे। अगर हाँ ज़रूरत महसूस हुई तो आगे पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला ही जो है प्रश्न आपके सामने है पैराग्राफ से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय है। मतलब अनर्थकारी का जो शब्द है अनर्थकारी, उसका क्या अभिप्राय है, उसका क्या अर्थ है। तो क्या उसको विपरीत अर्थ करने वाले को अनर्थकारी कहते हैं, या अमौद्रिक अर्थ वाला इसको अनर्थकारी कहते हैं, या विशिष्ट अर्थ करने वाले को अनर्थकारी कहते हैं, या अनिष्ट करने वाले को अनर्थकारी कहते हैं। तो जी हाँ, अनिष्ट करने वाले को हम अनर्थकारी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो चलिए शब्दों को देखते हैं। शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है अच्छी। ऑप्शन नंबर डी है बहस। ऑप्शन नंबर डी है आपका अभिमान। ठीक है, ए है शिक्षा, बी है अच्छी, सी है बहस और डी है अभिमान। तो आपका जो अभिमान शब्द है वही आपका पुल्लिंग है। ठीक है, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगर इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि जो है शिक्षा दी जाती है, तो मतलब यहाँ पुल्लिंग हो गया। अच्छी, ठीक है, यहाँ पे भी जो है ये शिक्षा दी जाती है, मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया। और अच्छी यहाँ पे भी यह स्त्रीलिंग ही है। बहस की जाती है, इस यहाँ पे भी जो है ये स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन अभिमान शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग है। बाकी शिक्षा, अच्छी, बहस ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है। ठीक है, तो आइए युग्मों को देखते हैं, कौन से जोड़ा इसमें से सही है। तो क्या गौ का गौओ, गृह का गृहें, स्कूल का स्कूलें, अनेक का अनेकों। तो जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आपका गौ का गौएं, ठीक है, गौ का गौएं यही जो है सही विकल्प है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, तो क्या ये सामान्य भविष्यकाल है, संभाव्य भविष्यकाल है, या सामान्य भूत है, या फिर आसन्न भूत है। तो यहाँ पे आपका पहली बात तो यहाँ होगा मतलब गा शब्द आ गया, तो ये तो जो है आपका भविष्यकाल है। और दूसरा जो है यहाँ पे देखिए संभावना व्यक्त की जा रही थी, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे संभावना है, इसलिए ये आपका सामान्य भविष्यत काल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा में संभाव्य भविष्यत काल है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है। ठीक है, तो क्या यह परंपरा है, राय है, पद्धति है, या फिर विधान है। तो प्रणाली का मतलब होता है पद्धति। ठीक है, प्रणाली का मतलब होता है पद्धति, जो सिस्टम होता है उसी को हम पद्धति कहते हैं, उसी को हम प्रणाली कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर सी है, सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।